Good morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड 5 मिनट मॉर्निंग वेट मैम। करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। 5 मिनट वेट करते हैं फिर स्टार्ट करेंगे क्लास। ओके मैम। मैम नहीं आई है। मैम आई भी, बोलिए 5 मिनट वेट करने के लिए। बेटा मैं क्लास में ही हूँ। एक बार मेरे चौक नहीं है, चौक नीचे से लेके आने पड़ेंगे मुझे। ओके। पेज नंबर कितना है बता दीजिएगा लो, हिंदी मीडियम में। हिंदी मीडियम में पेज नंबर कितना है बता दीजिए लो। अभी मैम बताई नहीं है वैसे पेज नंबर। ओ चलिए। मैम अभी आई हैं कि पहले से आई हुई थी? अभी आई हैं 5 मिनट पहले। अच्छा। अभी 1 मिनट में क्लास में पहुंच जाती हूँ।
कल कौन सा टॉपिक किया था हमने? हैंड तो रेज कर लिए, ये तो बता दो कौन सा टॉपिक किया था। कल हमने एक तो किया था एडोलसेंस वाला, प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस एंड रोल ऑफ टीचर। उसके बाद एक किया था हमने डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी इन सोसाइटी, गिव द सजेशन फॉर बेटरमेंट फॉर ऑल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, अलग अलग हमने। उसके बाद हमने सम गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स, जो बच्चे स्लम्स में रहते हैं उनके लिए क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम चलाई है, ये वाला पढ़ा था। उसके बाद हाँ जी, स्लम्स वाला, अर्बन स्लम्स। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन इन इंडिया, इंडिया में वुमेन्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, हाउ कैन दिस प्रॉब्लम सॉल्व, ये मैंने आप लोगों को घर से पढ़ने के लिए दिया था। अब ईमानदारी से बताना कितने प्यारे बच्चे पढ़ के आए हैं इसको। मैम पेज नंबर बता दीजिए। बेटा इंग्लिश मीडियम में है 244 और हिंदी मीडियम वुमेन वाला पॉइंट नहीं है। तो मैम वो लोग कैसे पढ़ेंगे फिर हिंदी मीडियम वाले? हिंदी मीडियम में नहीं है ये पॉइंट। और जो इंग्लिश मीडियम है उन्हें कितने बच्चों ने पढ़ा है ये? है ना, किसी ने नहीं पढ़ा। कितने अच्छे बच्चे हैं, डेली जो पढ़ाते हैं उसको रिवाइज करते हो एक बार। जी मैम, हमारे पास तो हिंदी मीडियम वाला बुक है मैम। आज तो हिंदी मैम कल मीडियम मेरा वालों छूट गया है मैम। हेलो मैम, कल मैं प्रेजेंट नहीं हो पाई थी, तो कैसे वो वीडियो मैं देखूंगी फिर? कोई नहीं, वो बाद में मिल जाएगी बेटा, उसके लिए टेंशन ना लो तुम। It's already वीडियो uploaded यूट्यूब on पे the आ चुका YouTube है। channel. अच्छा वेरी गुड, जो संडे सैटरडे को संडे को रिवाइज करते हैं, वेरी गुड। चलो अब चलते हैं हम, आपका जो वुमेन वाला टॉपिक है इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये आपके सिलेबस में तो मुझे नहीं लिखा दिखा नहीं, ठीक है। बाकी एक बार देखो, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं वुमेन की क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस प्रकार हम उनको सोल्व कर सकते हैं। Ma'am, sorry to interrupt. Can I ask a question? हाँ जी बोलना। Am I audible to you? बेटा मेरे पास आ जाती, ये समझ में नहीं आती तुम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। हाँ अब बोलो बेटा। Sorry to interrupt you. मैंने कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि we have covered the minor schemes which is helpful for the government and welfare of the students who lives in slum area and who are below poverty line. But I was asking कि why we haven't covered the Kothari Commission, better known as the National Education Commission, which is introduced in 1964, because it's a I would say, basic any scheme is working for the welfare of the student or better in education field. Because it's the commission जिसमें inclusive education, women education, and I would say vocational education and सारे levels of education को cover किया था on a concrete level. So why we haven't covered the Kothari Commission? बेटा पता नहीं मुझे, हाँ दिया दिया हुआ तो ये तो पता लग रहा है कि तुम स्लम्स के बारे में कुछ पूछ रहे हो, लेकिन कंप्लीट नहीं सुनाई दे रहा। किसी को इसका क्वेश्चन सुनाई दिया है अच्छे से? क्योंकि मेरा यहाँ पे लग रहा ब्रेक हो रहा है आवाज। नहीं मैम, मुझे भी नहीं सुनाई दे रहा, आवाज कट कट के आ रही है। बस
एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। No worries, no worries, ma'am. Thank you. You can continue. व्यवस्थित कवर। अच्छा, कोठारी कमीशन इसने लिखा। कोठारी कमीशन तक तो अभी तक हमने पढ़ा भी नहीं है बेटे। वो आपका इसमें नहीं है। कोठारी कमीशन जो आप पढ़ोगे, एक बच्चे ने जो पूछा है, वो आप जो सेकंड पेपर पढ़ोगे ना, उसमें सारे आपके यही दे रखे हैं। मैम इस चैप्टर में भी है कोठारी वाला। बेटा अभी तक तो मैंने जहाँ तक पढ़ा मेरे पास तो आया नहीं है। नहीं मैंने पढ़ा है, आया है इसमें ही। मतलब बट मेरा बुक अलग है, लक्ष्मी पब्लिकेशन का है। अच्छा अच्छा, नहीं मेरे पास बालाजी वाली है। करूँ मैं आगे स्टार्ट? रोशनी सॉरी बेटा, मुझे ना आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्योंकि आवाज ब्रेक हो रही थी बार बार। No worries, ma'am. It's कि absolutely आप fine. क्या You can पूछना continue. चाह रहे हो? It's okay, ma'am. You मुझे can तो सच continue. पूछो, अभी भी कुछ सुनाई दे रहा, क्या बोल रहे हो? Today, I could yeah, because there is lots of network issue in my locality. But thank you. मैं तुमने चलो सुना कौन नहीं पा लास्ट में रहा, देखते हैं। कट कर। मुझे भी नहीं पता लग रहा ना क्या क्वेश्चन पूछा। चलो लास्ट में देखती हूँ मैं, ठीक है? अभी हम आगे कर लेते हैं अपना टॉपिक। अब देखो भाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन इन इंडिया, हाउ कैन बी दिस प्रॉब्लम सॉल्व? ठीक है, आगे है रोल ऑफ एजुकेशन एम्पावरिंग द वुमेन इन इंडिया। जो आज का जो भारत है, लोग अपॉर्चुनिटी। रूबी बेटा कुछ समझ में नहीं आ रहा, आवाज वो लग रहा है गूंज रही है, ब्रेक हो रही है आवाज। मैम पेज नंबर ठीक है, हिंदी में। हिंदी में पेज नंबर नहीं दे रखा बेटा टॉपिक है। हिंदी में ये टॉपिक नहीं दे रखा, इंग्लिश में दे रखा 244। और जो आपका सिलेबस है उसमें भी मुझे कहीं पे नजर नहीं आया वुमेन वाला टॉपिक। हाँ ये है, सोशली डिप्राइव्ड गर्ल्स वाला टॉपिक है। तो एक बार इसको सुन लो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है हमारे। अब देखो भाई, अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो जो हमारी वुमेन है उनके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। चाहे आप वो किसी भी फील्ड में ले सकते हो, ठीक है, सोसाइटी के किसी भी फील्ड में ले सकते हो आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसी चीजें भी हैं, मान लीजिए आपका हमें हमारे सामने अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फिर भी जो हमारा समाज है आज भी क्या है, पुरुष प्रधान समाज है, ठीक है। औरत चाहे कितना भी कमाती हो, लेकिन फिर भी उसकी कंपैरिजन किसके साथ की जाती है, एक जेंट्स के साथ की जाती है, ठीक है। औरतें क्या है, घर का काम भी करती हैं, जॉब भी करती हैं, घर का काम भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। अगर घर का मर्द कमा रहा है तो वो सिर्फ जॉब करता है, घर के काम नहीं करवा रहा, ठीक है। कोई एक आधा अच्छा इंसान है जो आपका क्या है, जॉब भी कर रहा है, साथ साथ में अपने घर में भी क्या कर रहा है, अपने वाइफ की हेल्प कर रहा है। तो ऐसे कम ही लोग हैं, ठीक है भाई। एज इट इज मैं अपने यहाँ पे देख रही हूँ तो मेरे यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई। हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब कर रहे हैं भाई, घर का काम भी हमें ही करना है, ठीक है। या तो आप जॉब भी मत करो, या फिर भाई कर रहे हैं तो घर का काम तो आपको देखना पड़ेगा, साथ में बच्चों को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज क्या है, अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, लेकिन फिर भी क्या है, वुमेन के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही है, ठीक है। अब क्या देखा जाता है हमारा, अगर अर्बन एरियाज की बात करें तो कुछ कुछ लेवल अभी कुछ कुछ सुधार हो रहे हैं, लेकिन अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो आज भी हालत वैसे ही है जैसे कि हमारा पुरुष प्रधान समाज है, ठीक है। अब क्या है, हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग तो क्या है, डोरी का ट्रेडिशन है हमारे यहाँ पर,
दूसरा वुमेन एज ए लाइबिलिटी, आगे बताया है इसमें डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद और क्या बताया है इसमें, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एज ए चाइल्ड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, एजुकेशन को लेकर, चाइल्ड मैरिज को लेकर। देखो भाई, सबसे पहले तो आपका आता है डोरी ट्रेडिशन। हमारे समाज में क्या है, दहेज का जो सिस्टम चला हुआ है, ठीक है, वो दहेज ना मान के आजकल क्या कह रहे हैं भाई, गिफ्ट दे रहे हैं हम तो, ठीक है, अपनी बेटी को गिफ्ट दे रहे हैं, अगले वाले भी ये बोलते हैं कि भाई हम तो गिफ्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो जो डोरी का ट्रेडिशन है, वैसे तो भारत में क्या है, डोरी का ट्रेडिशन 1961 में इलीगल कर दिया था, ठीक है। इलीगल करने के बाद भी हमारा क्या है, ये ऐसे ही चल रहा है कानून। जब भी शादी होती है, शादियों पे लाखों रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए दहेज देते हैं, ठीक है। तो डोरी ट्रेडिशन के कारण जो गरीब परिवार हैं, उनके लिए, जो गरीब महिलाएं हैं, उनके लिए दिक्कत आ जाती है, ठीक है। कई जगह तो कल्चर ही ऐसा है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जब भी आप क्या है, किसी लड़की की शादी करते हो, अब देखो मैंने ये सुना है हमारे हरियाणा में तो ये कल्चर है नहीं, जैसे आपके इधर शायद बिहार की साइड है, जैसे शादी करते हैं तो दूल्हे को, दूल्हे के घर वाले को आप लोग कुछ पैसा देते हो, ठीक है, किसी के 10 लाख दिए जा रहे हो जो गवर्नमेंट जॉब पे होता है, ठीक है। हमारे हरियाणा में ये ट्रेडिशन ही, हाँ, लेकिन डोरी का सिस्टम यहाँ पे भी चल रहा है, ठीक है भाई। अगर किसी मैम को, बिहार में सबसे ज्यादा दहेज समस्या है। हाँ जी, अगर देखो किसी को बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन हरियाणा में मैम ये, मैं खुद बिहार से हूँ मैम, मैं खुद बिहार से हूँ। अब तो देखो, तो डोरी का जो ट्रेडिशन है, जो गरीब माँ बाप है भाई, बच्ची उन्होंने उनकी अच्छी है, सुंदर लड़की है, तो आपके यहाँ पर जो जिनका देने का ब्योत नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत आ जाती है अपनी बेटी की शादी करना। क्योंकि आपके यहाँ पे तो कई कई जगह तो ऐसा कि गरीब होते हुए भी वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छा घर मिले, ठीक है भाई। हर एक पेरेंट्स यही चाहता है कि मेरे बच्चे को अच्छी से अच्छी जिंदगी मिले, ठीक है। तो ये डोरी सिस्टम क्या है, एक तो क्या है, डोरी के कारण परेशान भी किया जाता है। अगर मान लीजिए कई जगह पर डोरी भूल जाए तो उसको वैसे कंपेयर किया जाता है औरों के साथ कि भाई फलाने की बहू तो ये लेके आई थी, फलाने की बहू तो ये लेके आई। देखो मैं लाइव एग्जांपल देती हूँ, मेरी सास की बहन है, उन्होंने पहले शादी की कि भाई कुछ नहीं चाहिए हमें, तो कुछ नहीं चाहिए, शादी में उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा तंग किया ना उसको कि उसने बाद में शादी के 3 महीने बाद उसके घर वालों ने सारा सामान दिया जो हम शादी में देते हैं, ठीक है। उसने उस टाइम पे इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसके पापा एक्सपायर हो रखे थे, मम्मी ने अकेली ने 3 बच्चों को पाला था, ठीक है। तो पहले तो आंटी और ने बोला कि हम कुछ नहीं लेंगे, लेकिन बाद में उसको परेशान किया। तो डोरी ट्रेडिशन ने क्या है, ऐसा बना दिया है, ठीक है, कि जो गरीब परिवार है उसको क्या है, अब बोल देते हैं आपकी बेटी यूज करेगी। अरे बेटी कहाँ यूज करेगी, बेटी कमाने लायक बना दी तो तुम्हारे घर में ही तो कमा के देगी। अब हम कमा रहे हैं, अपने पेरेंट्स को तो नहीं दे रहे ना। हमारी एजुकेशन पे सारा खर्च किसने किया है, हमारे पेरेंट्स ने किया है। और अब हम जॉब कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ससुराल वालों को दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक तो क्या प्रॉब्लम आती है, डोरी ट्रेडिशन। डोरी ट्रेडिशन के ऊपर आप चाहे जितना चाहे बना के लिख सकते हो, ठीक है जी। दूसरा है वुमेन एज ए लाइबिलिटीज। समाज में क्या है, जो हमारी वुमेन को क्या है, एसेट्स नहीं मानते, लाइबिलिटीज मानते हैं, बोझ मानते हैं। एटलीस्ट हमारे पेरेंट्स भी देखो, आप पेरेंट्स भी ये मानते हैं कि भाई बेटी पैदा हुई ना, तेरे ऊपर तो खर्चा आ गया, ठीक है। तो वुमेन को क्या है, एसेट, संपत्ति नहीं मानते, संपत्ति तो वो अपने बेटों को मानते हैं, ठीक है। तो हमें तो क्या माना जाता है कि एक लाइबिलिटीज है हमारे पेरेंट्स के लिए, जिस दिन से पैदा हुए भाई पढ़ाया लिखाया, भाई इसकी शादी करनी है, ठीक है। तो वुमेन को क्या माना जाता है, एक लाइबिलिटीज माना जाता है, उसको कभी भी मैन के इक्वल राइट नहीं दिए जाते, ठीक है। चाहे आप उसमें सोसाइटी में देख लीजिए, वुमेन लिव्स शेप बाय कस्टम अफेयर्स एंड ओल्ड हैज द स्टार। अगर देखा भी जाए तो डॉटर को क्या है, हमेशा अपनी डॉटर को लोग क्या मानते हैं, एज ए लाइबिलिटीज मानते हैं कि भाई आगे बच्चे को शादी करनी है तो कम से कम जैसे ही बेटे का बर्थ होता है ना, उसी दिन से क्या है पैसे जोड़ना शुरू कर देते हैं कि भाई बेटी को हमें शादी करनी है तो उसमें कम से कम 10 लाख 15 लाख इतने तो पैसे चाहिए। तो वो हमारे लिए क्या मानते हैं, हम एक लाइबिलिटी मानते हैं उसको, ठीक है। और उसमें क्या है, हमारे पेरेंट्स ने, आज हम खुद पेरेंट्स हैं तो हम भी यही सोच रहे हैं। मेरी बेटी है 5 साल की, जिस दिन से पैदा हुई थी उसी दिन से उसका सुकन्या का खाता खुलवा रखा है,
ठीक है, तो हर महीने उसमें करते हैं। तो क्या है, ये सिनेरियो ही ऐसा है कि वुमेन को क्या माना जाता है, एक लाइबिलिटीज माना जाता है। दूसरा क्या बताया है इसने, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। अब देखो, अगर मान लीजिए लाइबिलिटीज ये मान लिए, तो हमने पेरेंट्स ने मानी लाइबिलिटीज। दूसरा, जब शादी हो गए, दूसरे के घर चले गए, वहां पे भी क्या है, सारे काम, देखो भाई मैं अपनी पर्सनल लाइफ बताती हूँ, सारे काम यहाँ पे करते हैं, और जाके कपड़े जितने भी हम पहनते हैं सारे मायके से आते हैं। क्यों भाई, हम कमाने लग रहे हैं, फिर भी छुट्टियों में जाएंगे, घर वाले कपड़े सिलवाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, शादी के बाद ब्रिंग ए वाइफ भी, उसको क्या है, एज ए डोमेस्टिक हेल्पर के तौर पर वो अपनी फैमिली का काम कर रही है, सारी लाइबिलिटीज। अब क्या है, मैं भले ही जॉब कर रही हूँ, सुबह घर का सारा काम लेके अपने बच्चों का नहलाना धुलाना सब कुछ करके फिर अपना, यानी कि काम भी मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी, भाई मेरे बिना वो काम नहीं होगा। पहले भी तो होता था लोगों का काम जब बहुएं नहीं थी, ठीक है। तो वुमेन क्या है, एक लाइबिलिटी की तरह मानते हैं। आगे है आपकी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, फिर भी क्या है, उनके विरुद्ध क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है वुमेन्स का। लाइक इंडिया स्पेनिंग 3.29 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर when cultural background, religion and traditions। देखो भाई, डिस्क्रिमिनेशन ना एक लड़की के साथ स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाता है। देखो, बिफोर बर्थ, एज ए इन्फेंट स्टेज में भी उसके साथ हो रहा है, एज ए चाइल्ड, आफ्टर मैरिज, एज ए विडो। इसमें ये स्टेजेस बताए हैं कि वुमेन के कब कब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। देखो, जब लोगों को ये पता लग जाता है ना कि बेटी है, तो बेटी को तो पहले ही मरवा देते हैं पेट में। जिनको नहीं पता, जो चाहते हैं अच्छे पेरेंट्स हैं, वो तो भाई अपनी बेटी को पालते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ, स्टार्टिंग से ही, बाय बर्थ, बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ से पहले ही शुरू हो गया बेटी के खिलाफ, तो ठीक है डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद जब ये चाइल्ड की, आप देख लेना बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि बेटी की बजाय बेटों को ज्यादा प्यार किया जाता है, ठीक है। आफ्टर मैरिज भी यही है, बेटों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है बजाय की बहू के। आगे एज ए विडो, अगर विधवा हो जाती है तब भी उसमें किसका कसूर माना जाता है, उस लेडी का कसूर माना जाता है कि भाई ये विधवा हो गई तो इसने खा लिया अपने हस्बैंड को। भाई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे जो समाज का सिनेरियो वो यही मानता है, ठीक है। तो हर जगह पर वुमेन के साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा है, ठीक है। आगे है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, जब बचपन में था तो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, खाने पीने के मामले में। दूसरा क्या है, एजुकेशन के मामले में। कई घरों में तो ऐसा देखा जाता है, बच्चे, लड़का है उसको तो अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अच्छे हाई फाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और लड़कियों को क्या है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। वो अब ये एजुकेशन के लिए, न्यूट्रिशन और हेल्थ के मामले में भी लड़कों की हेल्थ पे और न्यूट्रिशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन अब क्या है, बहुत सारी फैमिलीज में सुधार आ गया है। अब क्या है, हमारे घरों में ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन बेसिकली टिपिकली बहुत सारे घरों में अब भी ऐसा हो रहा है, ठीक है। एजुकेशन को लेकर भी देखो, मैं अपनी बात मानती हूँ। बचपन में देखो, मेरी दादी थी, मेरी दादी ने भी बहुत भेदभाव किया। देखो, मेरे मम्मी पापा ने भेदभाव नहीं किया, लेकिन मेरी दादी ने भेदभाव किया, क्योंकि हम 2 बहनें थी और मेरे ताऊ के 2 लड़के थे, ठीक है। तो उस टाइम में मेरी दादी ने बहुत भेदभाव किया था, तो वही बचपन से ही लड़कियों के साथ भेदभाव करना शुरू कर देते। उसके बाद है हमारा एजुकेशन से भी, उसके बाद चाइल्ड मैरिज में भी। भाई लड़कों की इतनी जल्दी शादी नहीं करते, लेकिन लड़कियों की तो क्या है भाई, 10th 12th होते होते क्या कर देते हैं, शादी कर देते हैं, ठीक है। अब तो फिर भी ग्रेजुएशन तक तो पढ़ाने लगे। जब मैं पढ़ती थी, हम 10th क्लास में 14 लड़की से 14 में से ये लगा लो 2 की शादी तो 10th होते ही हो गई थी। उसके बाद +2 के बाद तो ऑलमोस्ट सारी लड़कियों की शादी हो गई थी। +2 के बाद हम 2 लड़कियां थी जिन्होंने ग्रेजुएशन भी की, पोस्ट ग्रेजुएशन भी की, बीएड भी की, एमएड भी की, ठीक है। बाकी सभी की क्या है, आफ्टर +2 शादी हो गई थी। तो चाइल्ड मैरिज में भी सबसे ज्यादा कौन फंसती है, लड़कियां फंसती हैं। आगे आपका और क्या क्या बताया गई है भैया, भाई डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट आफ्टर मैरिज में भेदभाव होता है भाई, ठीक है। शादी के बाद भी क्या है, बहुत सारा भेदभाव होता है भाई। ये तो जिनकी शादी हो रखी है उनके ऊपर से भी उनको वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, ठीक है। भाई देखो, एक लड़की है शादी करके आई है, अगर उसका बेटा 9 बजे तक सोए
सास को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बहू 6 बजे के बाद तक भी सोती रहे ना, तो क्या हो जाता है, हंगामा हो जाता है घर में। ठीक है, तो शादी के बाद भी क्या है, बहुत सारा भेदभाव चलता है। चाहे आप वो किसी भी चीज में ले लो, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ले लो, प्रॉपर्टीज को लेकर ले लो, तो सब में क्या चलता है, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन एज ए विडो। जब आपकी क्या है, इसमें मैम सती प्रथा का एग्जाम्पल है। हाँ सती प्रथा का एग्जाम्पल है, सही बोल रहे हो। एक तो क्या है आपका, उसी को ही क्या, एक तो कसूरवार भी लेडी को ही माना जाता है। दूसरा क्या है भाई, आदमी तो कोई भी सती नहीं हुआ ना, वो तो नहीं जला, उसकी वाइफ एक्सपायर हो गई तो वो तो साथ में नहीं जला। अब तो क्या है, ये कानून बंद कर दिया है भाई, जिसने राजा राम मोहन राय ने बंद करवाया था, शायद भला हो उस इंसान का। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन फॉर एनहांस, इसने क्या बताया भाई, इसने मैम ये फाइनेंशियल बेनिफिट टॉपिक नॉट। बालाजी बुक में हिंदी में नहीं है क्या? नहीं हिंदी में नहीं है बेटा, ये मैं वैसे पढ़ा रही हूँ आपके, इसमें भी नहीं है सिलेबस में, जो मेन पेज है ना उसमें भी नहीं दे रखा वुमेन वाला। हाँ ये दे रखा, गर्ल्स वाला दे रखा है, सोशली डिप्राइव्ड गर्ल्स। तो गर्ल्स वाले में क्या है तुम्हारे में, उसने हिंदी में भी दे रखा, लेकिन गर्ल्स वाले में तुम ये लिख सकते हो, इसके कुछ पॉइंट जोड़ के यहाँ से, वुमेन की जगह आप लड़के लिख लेना वहां पे। ठीक है, अब भाई क्या है, सारी चीजें आ गई, हर जगह क्या हो रहा है, तो आप ये यहाँ पर वुमेन ना लेके क्या करेंगे, हम कुछ कुछ पॉइंट एक लड़की को सामने रख के उसके अकॉर्डिंग बना देंगे, क्योंकि हमारे में इसमें है सोशली डिप्राइव्ड गर्ल्स के बारे में दे रखा है, और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में वुमेन का टॉपिक मिला, हिंदी मीडियम में तो मिला ही नहीं। दूसरा क्या है भाई, क्या एजुकेशन का क्या रोल है भाई, जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति को सुधारने में। एक तो क्या है, एजुकेशन क्या है, उनका एक सोशल राइट है। दूसरा क्या बताया है इसने, एम्पावरिंग वुमेन एज फ्री चेंज एजेंट्स, रूरल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, प्रैक्टिस प्रमोशन एंड प्रोग्राम। देखो भाई, अगर हम अपनी तरफ से बताएं, हाँ बताओ, देखो एजुकेशन ने क्या क्या सिस्टम को सुधारा है। एक तो क्या है, जो भी अगर एजुकेटेड लड़की है, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाती है, दूसरों के ऊपर डिपेंड, अपना सारा खर्चा है खुद उठा सकती है। ठीक है, तो उसको एक तो क्या है, एजुकेशन में जब से उसको सोशल राइट मिला है कि भाई लड़का और लड़की को समान मानो, और ठीक है, और सरकार ने भी क्या है, बहुत सारी ऐसी मुहिम चलाई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया है, सुकन्या समृद्धि योजना, लड़कियों के लिए बहुत सारी चीजें, और स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें चलाई है। और ये सारी चीजें क्या है, ताकि एक जो लड़की है या जो वुमेन है उसकी स्थिति में सुधार किया जा सके। तो एजुकेशन ने इसके अंदर बहुत अच्छा रोल निभाया है। ठीक है, जिससे क्या है, तो उनकी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उनको पता है कि क्या हमारे लिए ठीक है, क्या हमारे लिए ठीक है नहीं है। ठीक है, एज फीमेल एजुकेशन राइट्स, फर्टिलिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इन्फेंट एंड चाइल्ड मोरालिटी फॉल एंड फैमिली हेल्थ इंप्रूव। वही क्या है, जब एक फीमेल एजुकेटेड होती है ना, तो उसको पता है कि उसकी हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या इंप्रूवमेंट जरूरी है। ठीक है, पहले क्या होता था, एक तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, एक एजुकेटेड है और एक अनएजुकेटेड है। जो एजुकेटेड है उसको पता है भाई 1 या 2 बच्चे काफी हैं। ठीक है, अनएजुकेटेड है उनके ऊपर, बेचारियों के ऊपर प्रेशर भी रहता है, और वे पता नहीं कितने सारे पॉपुलेशन को बढ़ाने में लगी हुई है। ठीक है, आज भी हैं मेरे पड़ोस में, उसके लगा लो, अब ये मत बोलना कि सारे एग्जाम्पल मैडम के पास ही मिल गए, पड़ोस में है उसके ना 6 बच्चे हैं। चलो मैं ये मान लू किसी के ज्यादा लड़कियां हैं, पहले लड़कियां हो जाए तो चलो कोई बात नहीं, कि एक लड़के के लिए इतनी ज्यादा वो हो गई, लेकिन उसके तो क्या है, सबसे बड़ा ही लड़का है, बीच में 3 लड़कियां, फिर से 2 लड़के।
ठीक है, तो जो एक एजुकेटेड फीमेल है उसे क्या है, उसकी हेल्थ में भी सुधार आता है। दूसरी जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका भी इसको पता है, चाइल्ड मोरालिटीज का भी इसको पता है। इंक्रीज गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल एनरोलमेंट एज एसोसिएटेड विद इंक्रीज द वुमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू हाउस होल्ड एंड नेशनल इनकम। भाई अगर एक औरत पढ़ी लिखी है तो वह क्या है, काम कर सकती है, उसका भी क्या है, वह घर के कामों में भी हेल्प कंट्रीब्यूट करती है। दूसरा क्या है, हमारे राष्ट्र की इनकम को, नेशनल इनकम को इंक्रीज करने में भी हेल्प कर रही है। क्या है भाई, अगर वुमेन पढ़ी लिखी है, अगर वह पढ़ती है तो उसका क्या भाई, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है घर की, पॉजिटिव इफेक्ट ऑन चाइल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, और उसके ऊपर क्या, अगर चाइल्ड न्यूट्रिशन की तरफ देखा जाए तो क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। चिल्ड्रन स्पेशली डॉटर्स ऑफ एजुकेटेड मदर और मोर लाइकली टू बी इनरोल्ड इन स्कूल एंड टू हैव हायर लेवल ऑफ एजुकेशन अटैचमेंट। अगर मान लीजिए अगर हमारी मदर पढ़ी हुई है तो वह क्या सोचेगी, मेरी बच्ची मेरे से भी ज्यादा पढ़े। ठीक है, तो एजुकेशन है जो हायर लेवल ऑफ एजुकेशन है, अटैचमेंट मिलती है। एजुकेटेड वुमेन आर मोर पॉलिटिकल एक्टिव एंड बेटर इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर लीगल राइट एंड हाउ टू एक्सरसाइज देम। भाई देखो, जो एजुकेटेड वुमेन है उसको अपने राइट्स का पता है। ठीक है, वो क्या है, पॉलिटिकल एक्टिव रहती है। ठीक है, हमेशा उसको, उसके पास अच्छी इंफॉर्मेशन है और उसके पास कानूनी अधिकार है, क्या क्या कानूनी अधिकार है वो भी उसको पता है, और कैसे क्या करना है, प्रयोग करना है, ये भी उसको पता है। लेकिन आज का प्रेजेंट सिनेरियो, सरकार ने इतनी ज्यादा छूट दे दी तो उसका क्या भाई, कहीं कहीं पर क्या है, इन कानूनों का गलत भी उपयोग कर रही है महिलाएं। ठीक है, हर जगह ठीक नहीं है, वो जरूरी नहीं कि हर जगह महिलाओं की ही स्थिति खराब हो। कई जगह पर क्या है, महिलाएं जो इनका क्या है, गलत इस्तेमाल भी कर रही है, जो भी कानून सरकार ने बनाए हैं। आगे क्या है भाई, और क्या क्या बताया गया भाई, जो रिमोट एरियाज हैं उनके अंदर वर्ल्ड अनफॉर्चुनेट टू हैव अनइक्वल एक्सेस टू डेवलपमेंट ऑन डिफरेंट सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब वही जो हमारे क्या है, जो गरीब हैं, जो भी रूरल एरिया में है, जहां पर क्या है, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, वुमेन की स्थिति अच्छी नहीं है, तो वहां पर भी सरकार ने क्या किया है, हमारी जो हमारी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में, क्या है, तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारी है, तो यहाँ पर फिर भी क्या है, हमारी महिलाओं के साथ अनइक्वल वो हो रहा है। देखो शहरों में, और अब तो फिर भी क्या है, बहुत स्थिति सुधर गई है यहाँ की भी, गाँव की भी, लेकिन अब भी जो ट्राइबल एरियाज में रहती हैं वुमेन, उनकी स्थिति, और जो भी शेड्यूल्ड कास्ट में है उनकी स्थिति आज भी क्या है, खराब है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, प्रमोशन, कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए गए हैं वीकर सेक्शंस की वुमेन को क्या है, उसका सशक्तिकरण करने के लिए। वीकर सेक्शन टू असेस डेवलपमेंट एंड टू रिजल्ट आर नॉट क्वाइट एनकरेजिंग, हाउएवर इट इज द अब क्या है, उनके लिए क्या है, कुछ एप्रोप्रिएट क्या है, कम्युनिटीज, कुछ समुदाय के लिए, और कुछ क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की गई हैं उनकी सिचुएशंस को क्या है, उभारने के लिए। और कुछ क्या दिया गया है, प्रमोटेड स्पेशली फॉर वुमेन हैज इंडीड बीन नोट वर्थी सिमिलर इन द केस ऑफ द एम्फेसिस एजुकेशन वाले एम्पावरमेंट वीकर सेक्शन। अब क्या है, इन्होंने ये बोला है कि जो एजुकेशन है, अगर हम चाहे वो वीकर सेक्शन में है, चाहे वो ट्राइबल एरिया में है, अगर हम उसको एजुकेशन देते हैं ना, तो एजुकेशन देते हैं तो महिलाओं का सशक्तिकरण अपने आप हो जाता है। जब वे एजुकेटेड है तो वो क्या है, नेशनल इनकम में भी हेल्प करती है, दूसरा अपने घर के काम के साथ साथ क्या है, अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। ठीक है, और उसके साथ क्या है, उसको अपने जो भी राइट है उनके बारे में भी उनको पता है। ठीक है, तो ये था वुमेन के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक। ठीक है, अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो इसको एक बार फिर से पढ़ लेना। ठीक है, जिसके भी नहीं है ना ये टॉपिक, वुमेन एम्पावरमेंट का, भाई हम वो भी तो पढ़ते थे ना, ऐसे भी तो पढ़ते थे ना, तो उसी के अकॉर्डिंग बना के लिख देना, नहीं तो नेट पे सर्च कर लेना मैं महिला सशक्तिकरण के ऊपर। ठीक है, या महिलाओं के सामने क्या क्या प्रॉब्लम है उसको सर्च करके पढ़ लेना हिंदी में। उसके बाद जो हमारा आता है टॉपिक, जो आता है हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस ऑफ चिल्ड्रन सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट, प्रैक्टिस ऑफ चिल्ड्रन सेपरेटेड, चिल्ड्रन इन क्रच, चिल्ड्रन इन ऑर्फनेज, जो क्रच में रहते हैं और ऑर्फनेजेस में रहते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको करना पड़ेगा सेपरेशन का टॉपिक, बच्चे सेपरेट क्यों होते हैं, तो ये टॉपिक आपका हिंदी मीडियम में दे रखा है, शायद 3rd या 4th क्वेश्चन दे रखा है आपका सेपरेशन वाला। 306 पेज। 306, एक मिनट किताब निकालने से। इनके में तो है भाई आपका 8th ही क्वेश्चन है, जो चला हुआ था उसे नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, और इसमें 30
306 मैम। 306 ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेपरेशन क्या होता है, और उसके बाद जो बच्चे क्रचेज में रहते हैं या फिर जो भी ऑर्फनेज में रहते हैं, उनका अनाथालयों में रहने वाले बच्चे के विकास पर संस्कृत नोट लिखे। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन ऑर्फनेज एंड क्रचेज। सबसे पहले देखो भाई, सेपरेशन दे रखा है। सेपरेशन ऐसे जो बच्चों के व्यवहार को हर अवस्था या एक विशेष स्वरूप प्रदान करता है। सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब क्या होता है भाई? अलग होना। ठीक है, ठीक है। पहले क्या होता है, बच्चों का अपने माता पिता के साथ क्या है, अटैचमेंट होता है। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या है, जिनके मम्मी पापा सेपरेट हो जाते हैं, तो उनका भी इफेक्ट बच्चों के ऊपर पड़ता है। तो सेपरेशन का मतलब अलग होना। तो जो सेपरेशन होता है उसके दो तरह से हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, पॉजिटिव में तो ये है कि बालक की तत्काल सुरक्षा होती है, बालक को विश्वास हो जाती है समाज उसकी सुरक्षा करेगा, माता पिता के व्यवहार की सीमा निर्धारित होती है। और नकारात्मक में क्या होता है भैया, आपकी सामाजिक नैतिक अपरिपक्वता, मैच्योरिटी नहीं होती है, निम्न आत्म सम्मान होता है, मनोवर्ती विकार उत्पन्न हो जाते हैं, अपर्याप्त सामाजिक कुशल। देखो भाई, सेपरेशन भी ना हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। एक तो सेपरेशन होता है कि मम्मी पापा तो ठीक है भाई, साथ रह रहे हैं, लेकिन बच्चे को क्या है, हमने हायर स्टडी के लिए कहीं हॉस्टल में छोड़ दिया है। ठीक है, तो वो भी क्या है, आपका सेपरेशन है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा पॉजिटिव सेपरेशन है। जब बच्चा क्या है, घर पे क्या है, बात नहीं मान रहा है, हम तो उसको बोलते हैं भाई तेरे को ना हम हॉस्टल में छोड़ देंगे। हम उसको हॉस्टल में क्यों छोड़ रहे हैं? ताकि बच्चा खुद से अपने काम करना सीख जाए। ठीक है, और बालक को ये विश्वास हो जाए कि क्या है, समाज में वह खुद स्टैंडिंग कर रहा है। और जो क्या है, पेरेंट्स का जो बिहेवियर है उसकी सीमा निर्धारित होती है। इसमें क्या है, पेरेंट्स क्या है, घर पे है, बच्चे को सारा काम, जो काम सारा पेरेंट्स करके दे रहे थे, अब बच्चा क्या है, टाइम से उठता है, टाइम से नहाता है, खाता, उसको पता है टाइम से नहीं उठा तो वहां पे इतनी लंबी लाइन मिलेगी आपको हॉस्टल के बाथरूम में। ठीक है, टाइम से नहीं गया क्लास में तो आपको वैसे डांट खानी पड़ेगी। ठीक है, तो जो हमारा सेपरेशन है वह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके का होता है। तो पॉजिटिव में सेपरेशन हो गया कि जैसे बच्चे को हॉस्टल में छोड़ दिया। नेगेटिव में क्या होता है आपका, नेगेटिव में जब क्या हो जाता है, बच्चा या तो अपने पेरेंट्स से ही अलग हो, अपने पेरेंट्स से या तो उनके लड़ाई झगड़े के कारण अलग हो गया, या किसी के क्या है, पेरेंट्स ने उनको छोड़ दिया है। ठीक है, तो अनाथालयों में छोड़ दिया है, तो ये भी सेपरेशन है। अब आपका आता है यहाँ पर जो नेगेटिव रूप से जो सेपरेशन होता है ना, जैसे बच्चे को अनाथालय में छोड़ दिया, बहुत सारे बच्चे क्या है, इधर उधर हमें कचरे के ढेर में भी मिलते हैं। ठीक है, तो उनके सेपरेशन के क्या नेगेटिव पॉइंट आ जाते हैं भाई, सोशल और मोरल मैच्योरिटी उनकी नहीं हो पाती है। ठीक है, दूसरा उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो उनको लो लगती है। ठीक है, आगे है वे क्या है, मनोवर्ती विकार उत्पन्न उनके अंदर हो जाते हैं, और जो सोशल जो उसके कुशलता होती है वो भी क्या है, उनके अंदर अपर्याप्त रहती है, पूरी नहीं हो पाती। अब होता है जो सेपरेशन होता है, सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स की तरफ से, माता पिता, सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स, और क्या बताया गया है, हाँ बस यही है, सेपरेशन फॉर पेरेंट्स। सेपरेशन फॉर पेरेंट्स में क्या बताया गया, सबसे पहले तो सेपरेशन सेंसिटिविटी प्रायर टू एज 2, 2 वर्ष की आयु के बच्चे का भावनात्मक पृथकीकरण। सेपरेशन 2 ईयर्स की एज में बच्चे का क्या, मैम हिंदी मीडियम में कौन सा पेज नंबर सेपरेशन? बेटा 307 पेज पढ़ रही हूँ मैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में सीधा डायरेक्ट ये टॉपिक दिया गया है, क्रच और ऑर्फनेज वाला। आपकी में ये थोड़ा सा पहले ये बता दिया कि सेपरेशन क्या होता है और कैसे होता है, और उसके बाद उस पर पहुंचा गया है। तो जो चीज जहाँ पे टॉपिक ठीक दिख रखा है मैं वहीं से पढ़ा देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका सेपरेशन से 2 ईयर्स की आयु में बच्चे का सेपरेशन। ठीक है, इमोशनल सेपरेशन में क्या बताया गया है, 2 ईयर्स के अंदर की आयु में बच्चे का अपने माता पिता से अलग होना बड़ा ही संवेदनशील माना जाता है। ठीक है, मान लीजिए 8 महीने के शिशु में नए तत्वों को लेकर जागरूकता उत्पन्न हो जाती है, फिर 18 महीने की आयु में बच्चा ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। इस में बच्चे नए लोगों से इतनी जल्दी नहीं मिल पाते, इसलिए जब भी बच्चे का माता पिता से अलग रखा जाता है तो हमें सब बातें ध्यान रखना आवश्यक है। बच्चे में 4-5 महीने से पहले कोई भी खाने पीने और सोने का समय निश्चित नहीं होता है, परंतु 5 महीने के बाद उसके खाने पीने का थोड़ा बहुत समय निश्चित हो जाता है। पहले रीड आउट कर रही हूँ, उसके बाद समझाऊंगी।
सोने का समय निश्चित नहीं होता है, परंतु 5 महीने के बाद उनकी खाने सोने का थोड़ा समय निश्चित हो जाता है और ऐसे समय में माता पिता बच्चे से अलग हो सकते हैं, क्योंकि जब तक बच्चे में संवेदनशीलता सेंसिटिविटी भी उत्पन्न नहीं होती है, वह ज्यादातर भूखे रहने पर होता है। परंतु फिर भी अगर बच्चे को माता पिता से अलग करके एक नए वातावरण में रखा जाता है तो हमें उसे नए वातावरण जहाँ उसे रखा जाएगा उसे शिशु गृह का पूरा निरीक्षण कर लेना चाहिए और हमें समय समय पर बच्चे के साथ वहां जाना चाहिए। नहीं तो बच्चा 8 महीने 18 महीने का है, वह अपने प्राथमिक देखभाल करता है जिसके साथ वह अधिक समय बिताता है, उसे अलग होने पर वह लगातार होता रहता है। और यदि बच्चा बिना कुछ प्रतिक्रिया करके सेपरेशन को स्वीकार कर लेता है तो हमें उसे इस तरह के व्यवहार को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले इसने बताया गया है हमारा सेपरेशन 2 वर्ष की एज तक। देखो अगर बच्चा 4-5 महीने, इसने ये बोला है कि जब बच्चे को 2 साल के अंदर बच्चे को क्या है सेपरेट किया जाता है पेरेंट्स से, तो बच्चा क्या होता है ज्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे के अंदर क्या होता है अपने मम्मी पापा से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है। एटलीस्ट अगर मान लीजिए किसी की मम्मी जॉब पे जाती है तो बच्चा क्या है रोता है, डेली जिद करता है मम्मी मैं भी चलूंगा मैं भी चलूंगा, ठीक है। तो आपको क्या है सेपरेशन अगर 4-5 महीने से पहले आप सेपरेट कर रहे हो तो उससे पहले बच्चे को नहीं पता होता कि कौन उसकी मम्मी है कौन क्या, समझ में नहीं आता है। लेकिन जब आप 2 ईयर्स में या बीच में जब भी आप बच्चे को सेपरेट करते हैं तो बच्चा क्या होता है ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर मान लीजिए अगर हम बच्चे को सेपरेट कर भी रहे हैं तो हमें क्या है जो उसकी देखभाल कर रहा है उसके साथ बच्चे का अटैचमेंट हो जाता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो उसकी देखभाल कर रहा है वह नियमित सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इस बात का भी हमें खास ध्यान रखना है कि अगर हम बच्चे ने आसानी से सेपरेशन को स्वीकार कर लिया है तो उसके बिहेवियर को भी हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जब भी बच्चे को 2 ईयर्स की आयु में सेपरेट किया जाता है तो सेपरेट का मतलब क्या है, या तो हो सकता है उसकी मदर वर्किंग हो, ठीक है। अगर मदर वर्किंग है तो बच्चा क्या स्टार्टिंग में तो रोएगा, लेकिन फिर उसको क्या है हैबिट हो जाएगी कि हाँ भाई मेरी मदर तो जा रही है इतने इतने बजे आ जाएगी, ठीक है। अब क्या है व्हेन पेरेंट्स आर डाइवोर्स्ड, ठीक है, जब माता पिता का तलाक हो रहा हो। आजकल क्या है माता पिता के डाइवोर्स हो जाते हैं तो इसका सबसे ज्यादा असर हमारे बच्चों के ऊपर हो रहा है। एक बच्चे की जिंदगी में माँ और पिता दोनों का क्या है उसके दोनों की महत्वपूर्ण जगह होती है। उसकी दुनिया क्या होती है छोटी सी होती है, उसमें उसके दादा दादी माता पिता भाई बहन पर टिकी होती है। यदि इनमें से कोई दूर हो जाता है तो बच्चे की क्या दुनिया से खत्म होने लग जाती है। मान लीजिए अगर बच्चा क्या है संडे को अपने पेरेंट्स के साथ पिज्जा खाने या पार्क जाता है और अचानक माता पिता का तलाक हो जाए तो उसका जाना बंद हो जाएगा, तो उसके बिहेवियर में क्या है चेंज आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए क्या है डाइवोर्स केस में ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा प्रतिदिन की जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है और माँ बाप को चाहिए कि वे अलग होने पर भी बच्चों के साथ जितना ज्यादा हो सके समय व्यतीत करे और उनकी पसंदीदा जगह पर उनको लेके जाए और उनको महसूस करवाए कि उनकी जिंदगी सबसे पहले है, ठीक है। यदि बच्चा 8-10 वर्ष का है तो उसे अलग होने का कारण भी अवश्य बताएं ताकि बच्चा माता पिता दोनों की परेशानियों को समझ सके, क्योंकि माता पिता दोनों को आपस में अलग होने का सबसे ज्यादा सेंसिटिव असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। और जैसे वह उदास रहने लगता है उसे क्या है असुरक्षा की भावना आ जाती है और वह किसी से भी जल्दी मेल जोल नहीं बढ़ाता है। इसलिए अलग होने पर भी हमें अपने बच्चे की इच्छा और भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जब भी पेरेंट्स क्या है डाइवोर्स लेते हैं तो सबसे ज्यादा जिसका असर पड़ता है वो बच्चों के ऊपर पड़ता है, ठीक है। हमारे भारतीय समाज में अगर शादियां टिकी हुई हैं तो किस लिए टिकी हुई है बच्चों के कारण, ठीक है। ऑलमोस्ट कई सारे लेडीज ऐसी होती हैं या फादर ऐसे होते हैं जो क्या है सिर्फ अपने बच्चों की वजह से ही क्या है डाइवोर्स नहीं ले पाते, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बच्चे पेरेंट्स का डाइवोर्स हो रहा है तो उसका बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये हमें देखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बच्चा तो छोटा सा है, उसको तो अपने वो घर वाले मेंबर ही सारे अच्छे लगते हैं, उसकी दुनिया वहीं तक टिकी हुई है, ठीक है। डाइवोर्स से पहले उसके पेरेंट्स कहाँ है उसको घुमाने लेके जाते थे, अब डाइवोर्स हो गया तो उसका सबसे ज्यादा है ना वो भी क्या हो जाता है बच्चे का बिहेवियर भी से क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। आगे है माता पिता का यात्रा के लिए घर से दूर जाना, पेरेंट्स ओनली ट्रिप अवे फ्रॉम होम। 2 ईयर्स तक की एज का बच्चा अपने माता पिता से दूर नहीं रहना चाहता है, परंतु फिर भी किसी कारणवश अगर माता पिता को अपने बच्चे से दूर रहना पड़ता है तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि उसे ऐसा पारिवारिक वातावरण में छोड़ना चाहिए जहाँ उसे प्रतिदिन की जो भी एक्टिविटी है वो हो, जैसे भाई बहनों के साथ कहीं छोड़ा जाए या नाना नानी के घर छोड़ा जाए, दादा दादी
के पास छोड़ा जाए। वैसे देखा गया है कि जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए पेरेंट्स कहीं पर बाहर किसी काम से चले गए तो बड़े बच्चे हैं, मान लीजिए 8-9 साल के बच्चे, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका बच्चा 2 साल का है तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, फोन करते रहे, उन्हें बताते रहे कि होटल के कमरे में हैं, या बताए कि अभी क्या कर रहे हैं, जैसे कि सोने जा रहे हैं, खाना खाने। बच्चे को एहसास करवाए कि उन्हें उनकी याद आ रही है, और वह उनके लिए एक ड्राइंग कार्ड बनाए जिसे वह आकर देखेंगे। इस तरह वह बच्चे से जुड़े रह सकते हैं। तो पेरेंट्स ओनली ट्रिप अवे फ्रॉम होम, घर से दूर जाने पर। ठीक है, बच्चे की यात्रा पर अपने माता पिता से दूर होना, चाइल्ड ट्रिप अवे फ्रॉम पेरेंट्स। पहले तो क्या था, पेरेंट्स कहीं पे गए हुए थे, अब कौन गया है, बच्चा कहीं पर ट्रिप पे गया है, तो माँ बाप से अलग रहते हैं। तो उस समय माता पिता को चाहिए कि वे दिन में 1-2 बार अपने बच्चे को फोन करें और उनसे पूरे दिन में क्या किया, दोस्तों के साथ कैसे समय बिताए, ये पूछना चाहिए, ताकि बच्चे माता पिता से दूर होते हुए भी उन्हें ये लगे कि उनके पेरेंट्स उनके साथ हैं। अब माता पिता के अलग होने के क्या क्या रिजल्ट निकल के आते हैं। रिजल्ट ऑफ पेरेंट्स सेपरेशन, क्या रिजल्ट आते हैं भाई, बच्चा क्या उदास रहने लग जाता है, उसका क्या है, चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है उसके अंदर, उसके बिहेवियर को वो नहीं समझ पाना, उसको क्या है, और उसके बाद है डे ड्रीमिंग शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो क्या है, रिजल्ट आता है पेरेंट्स के सेपरेशन का, उदासी। कई आप लोग को मैम दिख रही है? नहीं, ओके। मैम दिख तो रही है बट आवाज नहीं आ रही। मतलब वीडियो पॉज हो गई है। मेरे को दिख भी नहीं रही है, आवाज भी नहीं आ रही। कौन है क्लास ओवर हो गया क्या? किसी को पता है कि मैम का यूट्यूब चैनल कौन सा है जिस पे ये सारे वीडियोस आते हैं? ने तो मैम भेजी हुई थी ना। वो तो लिंक होगा ना। कहाँ पे लिंक मैम भेजी थी? व्हाट्सएप पे। नीतू मैम? हाँ नीतू मैम भेजे थे यूट्यूब का लिंक। ओके। मैम के चैनल का नाम है एक्सपर्ट बीएड क्लास। ओके, थैंक यू।
क्लासेस है, क्लास नहीं, क्लासेस। ये जो मैम अभी पढ़ा रही थी सेपरेशन वाला टॉपिक, तो ये कौन सी बुक में है? हिंदी मीडियम। बालाजी में है, हिंदी मीडियम बालाजी। में। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में नहीं है इसके बारे में, डिवोर्स वगैरह का कुछ भी नहीं है। ऑर्फनेज का टॉपिक है उसमें। हाँ, बस जैसे हाँ हाँ मैम ने बताया। के जैसे बारे इससे में दिया पहले हुआ। जो टॉपिक मैम पढ़ाई थी वो टॉपिक हमारी बालाजी हिंदी में हाँ, नहीं कुछ था। कुछ मिसिंग है दोनों बुक में, मतलब इसमें है तो उसमें नहीं है। वैसे क्या लगता है सबको कि हम लोग 4 यूनिट पढ़े हैं, वो चारों यूनिट में सबसे इजी लग रहा है ना कि ये फोर्थ वाला है? हाँ। क्योंकि इसके अंदर कोई थ्योरी नहीं है ना, खाली लर्न हाँ, करने के इसमें लिए इसमें मटेरियल। सिर्फ बना बना के जितना लिख सकते हैं, और सब में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नहीं, फर्स्ट यूनिट भी इजी है, बस उसमें जो वो सिद्धांत है वो थोड़ा सा हार्ड है, बाकी वो भी इजी ही हाँ है। हाँ हाँ, मेन तो हाँ। वही है ना, सिद्धांत वो सब एक एक करके याद करना। हाँ। इसमें तो कुछ याद करना नहीं है, बस बना बना के तो लिखना ही है। Good afternoon, all of you. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। मुझे ये पूछना था, क्लास आप लोग रोज मतलब रेगुलर अटेंड करते हो क्लास? हाँ जी यस मैम। मैम। ओके, तो ये इशू रोज होता है, ये नेटवर्क इशू? यस हाँ मैम। मैम, 3-4 दिन से हो रहा नहीं, है रोज ऐसे। तो नहीं रोज नहीं होता है, 2-3 दिन ही हुआ होगा। कल भी हुआ था। बीच बीच हो जाता है, 2 दिन पे, 1 दिन पे। तो कब तक चलती है क्लासेस? टाइमिंग क्या है क्लास की? 11 टू? 1 घंटा तो चलती है। मैम 11 से नहीं, 1 का 1.5 घंटा टाइमिंग रहता है चलती है, वैसे। 12:30 तक। नहीं, जैसे आज जैसे वीडियो 12:30 रुक तक गई तो चलती 1 घंटे में रुक गई, अदरवाइज 1.5 घंटा लेती है मैम क्लास। नहीं, 1.5 घंटा लेती है मैम। 1 घंटे से लगभग ज्यादा 2-3। लेती है, 1 घंटा 15 मिनट ऐसे। हाँ, 1.5 घंटे तो एकदम लेती हैं, वो 2-3 दिन से थोड़ा नेटवर्क हम्म। इशू है इसलिए। हाँ, 2-3 दिन ही बस क्लास ऐसे हुआ है। अच्छा, आप लोग हिंदी मीडियम से कर रहे हो या इंग्लिश मीडियम से? दोनों कुछ है मैम, कुछ दोनों इंग्लिश है। कुछ हिंदी हिंदी। मीडियम। अच्छा, मैम, और सब्जेक्ट्स कब से होंगे स्टार्ट क्लासेस? आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं खुद स्टूडेंट हूँ। बेटा कल ये सब्जेक्ट तो कंप्लीट कर लो, ये कंप्लीट होते ही आपका नेक्स्ट का स्टार्ट हो जाएगा। कल से मैम? क्या मैम? अरे कल मैम, बीच नेटवर्क में इशू क्या आ रहा है ये 2-3 दिन से? बताओ। मैम आप आपकी आवाज नहीं लोगों आ के रही। मेरी आवाज नहीं आ रही। आज आवाज मेरे को ये बताओ, ये क्लास कब से कब डिस्कनेक्ट हुई? कौन से टॉपिक पे क्लास डिस्कनेक्ट हुई? मैम, ये डाइवर्स मैम आप पे ये वो सब बता चल रहा रहे थे कि पेरेंट्स अगर हॉलीडे के लिए जा रहे हैं तो भी बच्चों को उनको इंटरेक्ट करते है। रहना चाहिए, अपने बारे में बताते रहना चाहिए। अच्छा, मतलब रिजल्ट आप लोगों ने नहीं सुना। ठीक है भाई, फिर से बताते हैं ये पॉइंट।
डिस्कनेक्ट हो गई थी शायद बीच में और मैं पढ़ाने लग रही हूँ, मैं तुम लोगों से बोल रही हूँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। मैम एक मिनट नहीं मैम, मैम मैं काफी क्या देर से पूछ रही थी मैम, डिस्कनेक्टेड है। असाइनमेंट फर्स्ट ईयर में भी बनाने हैं क्या मैम? क्या असाइनमेंट फर्स्ट ईयर में भी बनेगी क्या? असाइनमेंट मैम, असाइनमेंट। असाइनमेंट के बारे में पूछ रहे हो? हाँ जी। हाँ जी, पहले आपका सिलेबस करवा दूं, फिर दे दूंगी तुम्हें असाइनमेंट बनाने के लिए। और वैसे तुम्हारी प्रैक्टिकल्स भी बनेगी, 4 प्रैक्टिकल बनेंगी आपकी, और असाइनमेंट भी बनेंगे आपके। 10 मार्क्स का असाइनमेंट तो बनता है आपका। फर्स्ट ईयर में भी बनेगी ना, फर्स्ट सेकंड दोनों में बनेगी ना? जी दोनों में बनेंगे बेटे। ओके। और सेकंड ईयर में तो आपकी एसआईपी भी होगी। ठीक है, अब आ जाइए अपने रिजल्ट ऑफ पेरेंट सेपरेशन। क्या रिजल्ट होता है भाई पेरेंट्स के सेपरेशन का, बच्चे के ऊपर क्या रिजल्ट आता है? ठीक है, अब मैंने बताया कि सेपरेशन जरूरी नहीं कि फादर और मदर का डाइवोर्स ही हो। ठीक है, ये अलग अलग बातें भी बताएगा, डाइवोर्स भी हो सकता है या किसी की डेथ भी हो सकती है, दोनों में से। तब भी क्या है, बच्चे को इन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब आगे आता है रिजल्ट ऑफ पेरेंट सेपरेशन। एक तो बच्चा क्या है, उदास रहना शुरू कर देता है। दूसरा, उसके अंदर क्या है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रोध का प्रदर्शन, तनाव उत्पन्न होने लगता है, अपने बिहेवियर को बच्चा समझ नहीं पाता है। ठीक है, वो डे ड्रीमिंग उसमें स्टार्ट हो जाती है। उदास कैसे रहने लग जाता है, मान लीजिए मम्मी पापा दोनों में से अगर मान लीजिए एक या तो डाइवोर्स के कारण या मान लीजिए भगवान ना करे किसी की मम्मी की या पापा में से दोनों में से किसी की डेथ हो गई, तो वो क्या है, बच्चा क्या है, उदास रहने लग जाता है। ठीक है, और वह दूसरों से मिलना जुलना भी बंद कर देता है। दूसरा, क्रोध का प्रदर्शन। अक्सर बच्चे क्या है, अपने पेरेंट्स के सेपरेशन पर क्रोध जाहिर करते हैं। ठीक है, वह जरा जरा सी बात पर क्या है, गुस्सा होने लग जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, छोटे छोटे कामों के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर क्या थे, डिपेंड थे। इसलिए जब उन्हें सेपरेशन का सामना करना पड़ता है तो वह सब पर क्या है, अपना गुस्सा उतारना शुरू कर देता है। आगे आता है तनाव उत्पन्न होना। बच्चे के अंदर ये देखने को मिलता है कि माता पिता बच्चे के सामने जैसे पेरेंट्स क्या है, बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो इनका ज्यादा असर क्या है, हमारे बच्चों को बच्चों के ऊपर देखने को मिलता है। बच्चे क्या है, स्ट्रेस में रहने लग जाते हैं, नए दोस्त बनाना भी बंद कर देते हैं। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे में यह बिहेवियर देखते हैं तो उन्हें तुरंत ही अपने बच्चे से बात करनी चाहिए। दूसरा आता है अपने बिहेवियर को न समझ पाना। पेरेंट्स के अलग या परिवार के टूटने को समझ नहीं पाते हैं। पहले 5 ईयर तक तो बच्चों के बिहेवियर को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, परंतु जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं और अपने बिहेवियर में क्या है, चेंजेस ले आते हैं। आगे डे ड्रीमिंग। जब क्या है, सेपरेशन से बच्चे क्या है, डे ड्रीमिंग देखना शुरू कर देते हैं। वे सोचते हैं कि मेरे पेरेंट्स क्या है, सेपरेट हो गए हैं, अब मेरी क्या इच्छाएं कौन पूरी करेगा, बाहर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है, तो वे ऐसे डे ड्रीमिंग वाली चीजें करना शुरू कर देते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये थी बच्चों के साथ सेपरेशन को रिलेटेड, सेपरेशन से लेकर रिलेटेड प्रॉब्लम या सेपरेशन का क्या रिजल्ट पड़ता है, क्या परिणाम आता है बच्चों के ऊपर। उसके बाद आता आपका चिल्ड्रन इन क्रचेस, शिशु गृह में। अब आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर जो बुक के अकॉर्डिंग दिया गया है, क्रच एंड ऑर्फनेज वाला। चिल्ड्रन इन क्रच, बच्चे का जो सोशलाइजेशन है, बच्चे का जितना अच्छा सोशलाइजेशन एक फैमिली के अंदर होता है ना, वो किसी भी जगह पर नहीं हो सकता। आजकल क्या है, क्रच वाला सिस्टम चल गया है। पहले क्या था, बच्चे को मम्मी पापा दादा दादी खुद ही पालते थे। अब जो वर्किंग है वो क्या है, अपने बच्चे को क्रचेस में या किसी और के पास देखभाल के लिए छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वह परिवार में से अधिक कहीं पर भी नहीं हो सकता। जो घर का इन्वायरमेंट होता है या आपसी जो भी फैमिली रिलेशन होते हैं, उनका क्या है, बच्चों का सामाजिक विकास होता है। उन सब चीजों से क्या है, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होती है। बच्चा अपने पेरेंट्स तथा फैमिली के अन्य सदस्यों से क्या है, सोशलाइजेशन का लेसन पढ़ता है। जाने अनजाने में वह उनके बिहेवियर को देखता है, समझता है और उनके बिहेवियर को फॉलो करना शुरू कर देता है। और इसी तरह
पेरेंट्स जो भी हमारे परिवार के अन्य लोग हैं वे भी अच्छे और बुरे जो भी सामाजिक गुण है और आदत है उनको ग्रहण करते हैं। बच्चा क्या है, चाहे अच्छी आदतें हैं चाहे बुरी आदतें हैं, वह अपने घर से ही क्या है सीखना शुरू कर देता है और उसके साथ साथ कभी कभी संपूर्ण जीवन तक चलता है। इसलिए ये आवश्यक हो गया कि बच्चे का शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और नैतिक विकास पर ध्यान बचपन से ही देना चाहिए, क्योंकि कुछ विद्वानों का मानना है कि बालक के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित हो जाता है कि जीवन में उसका क्या स्थान रहेगा। ठीक है, हम कई बार देख के अपने बच्चे को बोल देते हैं ना कि भाई तू तो ये काम करेगा, वो काम करेगा, ठीक है, या तो कुछ नहीं करेगा। तो एडलर ये बोलते हैं कि बालक के जन्म के कुछ महीने बाद ही हम ये निश्चित करना शुरू कर देते कि बच्चे का जीवन में क्या स्थान रहेगा। परंतु आजकल का जो हमारा प्रोग्रेस का दौर चल रहा है, जिंदगी में हमारे अपने बच्चों को देने के लिए सब कुछ तो है, परंतु समय नहीं है। आजकल जो टाइम आ गया ना, हम अपने बच्चों को सारी चीजें लाकर दे रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं उनको। ठीक है, उनके हमारे पास समय नहीं है। हम अपने बच्चों की इच्छाओं को तो पूरा करते हैं, अगर इसलिए हमें अपने बच्चों को शिशु गृह में भी भेजना पड़े तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती है। हम अपने बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर हम क्या है जॉब करते हैं और कोई संभालने वाला नहीं है, तो हम अपने बच्चे को खुशी खुशी क्या है और इसमें भी भेज देते हैं, क्रच में भी भेज देते हैं। ठीक है, वैसे भी अगर एक शोध किया जाए, एक रिसर्च में ये सिद्ध हुआ कि बच्चे शिशु गृह में रहते हैं वह अन्य बच्चों की तुलना में अधिक सामाजिक अनुभव प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर ये एक रिसर्च हुई जिसमें ये पता चला कि अगर बच्चे को क्रच में रहते हैं तो वह अन्य बच्चों की तुलना में अधिक सामाजिक अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अभी यहाँ पर लिख दिया इसने मीनिंग ऑफ क्रच। क्रच क्या होता है? वह ग्रह जहाँ पर माता पिता किसी कारण अपने बच्चे को समान समय न देने के कारण उन्हें शिशु गृह भेज देते हैं, और जहाँ बच्चा अपने दिन के 5 से 7 घंटे अपने माता पिता जब तक वे जॉब से वापस नहीं आते हैं वहीं पर बिताता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हमें अपने बच्चों के लिए अच्छे शिशु गृह का चुनाव करें, क्योंकि बच्चा माता पिता की तुलना में अधिक समय अन्य देखभाल करता तथा बच्चों के साथ बिताता है। आगे क्या बताया गया भाई इसने? वैसे तो देखा जाए तो एक बच्चे को ना अपने घर से अच्छा एनवायरनमेंट मैं तो मानती नहीं कहीं पे मिलेगा। ठीक है, किसी भी क्रच में ले से लेते हैं तो उनका जरूरी नहीं है कि सब क्रच वाले अच्छे हों। कई क्रचेस वैसे तो क्या है बोला गया है, जब बच्चा जितना बाहर रहता है वो उतना ही सोशलाइजेशन की भावना उसके अंदर आती है। ठीक है, लेकिन अगर हम अपने बच्चे को अपने घर में पालें तो बेटर पड़ेंगे, कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। दूसरा, जो भी आपका क्रच है वह आपके घर या जो भी आपका ऑफिस है उससे ज्यादा दूरी पर न हो, ताकि जब भी जरूरत पड़े आप भागकर वहां पर पहुंच जाओ। ठीक है, तो आपके घर या आपके ऑफिस के आसपास ही होना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपको पहले ही जानकारी पता कर लेनी चाहिए यह कब से स्थापित है तथा दस्तावेजों की जांच भी करवा लेनी चाहिए कि जिस शिशु गृह में आप अपने बच्चे को भेज रहे हो वो ठीक है या नहीं है। वहां पर क्या है, देखभाल वाले कितने हैं, बच्चों को संभालने वाले कितने हैं। ठीक है, आपके बच्चे के अलावा कितने बच्चे वहां पर है और कहाँ से वे हैं, कहाँ से वो आ रहे हैं। शिशु गृह में पानी और शौचालय की व्यवस्था किस तरह की है, ये सारी चीजें पहले हमें ध्यान में रखनी चाहिए, उसके बाद ही हमें क्या है एक क्रच का चुनाव करना चाहिए। अतः ये आवश्यक है कि अगर हमें अपने बेबी को शिशु
तो घर जैसा वातावरण नहीं मिलेगा। कई सारे क्रैचेस ऐसे होते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। कभी कभी शिशु का बीमार बच्चों से भी संपर्क होता है। अब वहां पर क्या है, क्रच में कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो बीमार हो रखे होंगे, ठीक है, तो उनके पास जाएगा बच्चा तो उसके साथ उसका भी क्या होएगा भाई, बीमार बच्चों से भी संपर्क होएगा। शिशु गृह के निकट अस्पताल या डॉक्टर की सुविधा होनी चाहिए। शिशु के खेलने के लिए पर्याप्त खिलौने होने चाहिए। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बच्चे को गिरने से बचाना, भवन से बाहर जाना रोकना, गैस मिट्टी तेल की सुरक्षा, ये सारी चीजें। स्टाफ क्या कैसा होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। क्या बच्चे को कोई अतिरिक्त भोजन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी क्रचेस की मेरिट और डीमेरिट। वैसे इजी टॉपिक था ये बिल्कुल। आगे है डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इन ऑर्फनेज, अनाथालयों में रहने वाले बच्चों का विकास कैसे होता है। खराब हो जाएगा, रुक जाओ। ठीक है, बच्चों के विकास पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है वो उसकी फैमिली का पड़ता है, परंतु यह सौभाग्य है सब बच्चों को प्राप्त नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अनाथालयों में भी पलते हैं, ठीक है, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, ठीक है। तो उन्हें हम डबल ऑर्फन अर्थात ऐसे बालक जिसने अपने माता पिता दोनों को खो दिया है या माता पिता ने उन्हें बच्चों को छोड़ दिया है, तो वे क्या हो जाते हैं, वह अनाथ कहलाते हैं, ठीक है। या तो मम्मी पापा दोनों ही मर गए या मम्मी पापा ने उन्हें छोड़ दिया, तो बच्चे क्या है, अनाथ कहलाते हैं। और अनाथ बच्चे ऐसी जगह रहते हैं अर्थात ऐसी समाज सेवी संस्थाओं में रहते हैं जो अनाथ बच्चों की देखभाल करती है, तो उसको हम अनाथालय कहते हैं। यह वह जगह होती है जहाँ हर तरह के अनाथ बच्चे रहने के लिए शरण में आते हैं। उनके पालन पोषण से लेकर पढ़ाई तक का सारा खर्च वह संस्था उठाती है और इन संस्थाओं को अनाथालय चलाने के लिए कई तरह की चैरिटी मिलती है। एक मिनट बेटा, ठीक है भाई। तो ये जो क्या है, जितने भी हमारे ऑर्फनेज है ये क्या है, चैरिटी के ऊपर चलते हैं। अनाथालयों में जितने भी बच्चे हैं उनकी संख्या वहाँ के देश की स्थिति और जो भी कंडीशन है उसके ऊपर निर्भर करती है। जैसे अगर किसी देश में युद्ध हुआ है, ठीक है, तो वहां पर अनाथ बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी। इसके साथ जहाँ लड़कियों को पैदा होने पर मार दिया जाता है, वहीं उनको पैदा होने पर उन्हें अनाथालयों में छोड़ दिया जाता है। परंतु ऐसा नहीं है कि उन्हें हमेशा ही अनाथ आश्रम में रहना पड़े, वहां से कुछ अन्य माता पिता द्वारा भी उन बच्चों को गोद ले लिया जाता है और उनकी जिंदगी संवर जाती है। परंतु यदि बच्चे को अनाथालय में यह गोद लिए माता पिता के घर पर उचित वातावरण नहीं मिले तो उनके बिहेवियर में भी निम्नलिखित परिणाम देखे जा सकते हैं। एक तो क्या है भाई, एक तो एडजस्टमेंट की समस्या, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा तनाव उत्पन्न होना, चौथा आपका दे रखा भावनात्मक समस्या और फिफ्थ है आपकी असुरक्षा की भावना। ठीक है, क्या क्या दे रखा है भाई, क्या क्या बच्चे के सामने प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो एडजस्टमेंट की समस्या आ जाती है, अगर उनको मान लीजिए अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है तो मेंटली स्वास्थ्य भी गड़बड़ा जाता है, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, इमोशनल जो क्या है प्रॉब्लम्स आ जाती है और अनसिक्योरिटी की भावना। सबसे पहले आ जाती है एडजस्टमेंट की समस्या। ऐसे बच्चे वातावरण तथा कंडीशन के साथ इतनी जल्दी एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, वह ना ही तो नए दोस्त बनाना पसंद करते हैं। इसलिए गोद लिए माता पिता तथा अनाथालयों को चाहिए कि वह बच्चे को की प्रत्येक जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर नजर रखे, ठीक है, और ऐसा माहौल दे कि परिवार के अन्य सदस्यों या अनाथालय के अन्य बच्चों के साथ बच्चे क्या एडजस्टमेंट कर सके। आगे आपका मानसिक स्वास्थ्य है। अपने माता पिता को खो देने के कारण उन्हें हमेशा अपने प्रियजनों को खोने का डर बना रहता है तथा जब वह अनाथालय आते हैं तो वहां नए वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करते हैं और नए मित्र बनाते हैं, ठीक है, नए दोस्त बनाते हैं। परंतु तभी अगर वह किसी पेरेंट्स द्वारा गोद ले लिए जाते हैं फिर से उन्हें अपने प्रियजनों से अलग होना पड़ता है, जिससे उनके मेंटल स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। क्योंकि बच्चा जब अनाथालय में रहता है तो उसको वहां की चीजों से प्यार हो जाता है, ठीक है, अगर उसको कोई गोद लेता है तो उनको होने का भी क्या है, डर बन जाता है। आगे आता है आपका तनाव उत्पन्न, स्ट्रेस उत्पन्न होना। अगर बच्चे की कोई इच्छा ऐसी है जिसे वह पूरी नहीं तनाव में आ सकता है। आगे है भावनात्मक समस्या। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ऐसा तब होता है जब उन्हें यह एहसास
कराया जाता है कि वह अनाथ है और उनका सुख चिंतक कोई नहीं है, तो बच्चे क्या है इमोशनल हो जाते हैं। आगे आता है आपकी असुरक्षा की भावना। बच्चा हमेशा असुरक्षा की भावना को महसूस करता है, वह अपने को भीड़ में भी अकेलेपन की स्थिति से गुजरता है, वह दूसरे बच्चों को देखकर हमेशा इस सिचुएशन में रहता है कि उसका कोई भी नहीं है और अनाथ आश्रम से जो भी कपड़े, भोजन, शिक्षा जैसे मिलेंगी उसे उन्हीं सुविधाओं में रहना पड़ेगा। उसे ना ही कोई मिलने आता है, उसका मिलना भी बंद हो जाएगा, उसका क्या होगा, उसके अंदर क्या है असुरक्षा की भावना उसे दिन रात परेशान करती है। ठीक है, तो ये था आपका उपरोक्त काफी अर्थों से सही माना जाता है, क्योंकि जो माहौल बच्चे को अपने परिवार में मिलता है वह ना तो किसी अनाथालय में मिलता और ना ही वह किसी क्रच में मिलता। ठीक है, तो इसकी ठोस वजह यह है कि यदि एक या दो बच्चों को संभालना और हजारों बच्चों की देखभाल करने में बहुत अंतर होता है। तो आप अपने एक दो बच्चे को बड़े नाजों से पालते हैं और वहां पर एक नहीं हजारों बच्चे हैं, तो किस किस को प्यार बांटा जाए। परंतु उपरोक्त तर्कों पर हम पूरी तरह से सहमत नहीं हो सकते। आजकल बहुत सी संस्थाएं हैं जो कल्याणकारी कार्यों में लगी हुई हैं, वे बच्चों को ऐसी सुख सुविधाएं देने में जुटी हुई है जो कि अनाथ बच्चों के जीवन की काया पलट कर देते हैं। आज बहुत से अनाथ बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सफल हो अपने जीवन में नई राहें पूरे जोश से पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका ऑर्फनेज और इसके ऊपर एक टॉपिक। समझ में आ गया सबको? इजी सा टॉपिक था। यस मैम। यस मैम। अब देखो अगला जो टॉपिक है हमारा आपका आता है स्कूलिंग, पीयर इन्फ्लुएंसेस, स्कूल कल्चर, रिलेशनशिप विद टीचर, टीचर एक्सपेक्टेशन एंड स्कूल अचीवमेंट, बीइंग आउट ऑफ स्कूल, ओवर एज लर्नर। अब आता है व्हाट आर द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप ऑन चिल्ड्रन। बच्चों का उसके पीयर ग्रुप का क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर डिस्क्राइब डिटेल रिलेशन बिटवीन चिल्ड्रन और टीचर का जो रिलेशन है, क्या संबंध है उसके ऊपर बताइए, या पीयर ग्रुप के साथ और किस प्रकार वे स्टेज में प्रभावित होते हैं। देखिए भाई, रिलेशन विद पीयर्स, उसके साथियों के साथ बच्चे का क्या संबंध है। पीयर इन्फ्लुएंस एंड चिल्ड्रन इन स्कूल। देखिए भाई, बच्चों के विकास की प्रत्येक अवस्था में उन्हें अपने साथियों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, बच्चा जिस अवस्था में होता है उसके फ्रेंड उसी एज के या उसी के क्लासमेट, उसी के आस पड़ोस के होते हैं। प्रत्येक बच्चा क्या है अपनी आयु के अकॉर्डिंग अपने फ्रेंड बनाता है। बचपन में बच्चे अपनी ही आयु के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, वह किसी बड़े बच्चे के साथ खेलना उनको पसंद नहीं आता है। और प्रत्येक बच्चे की जो फ्रेंड्स होते हैं किसी के ज्यादा होते हैं और किसी के कम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपकी अलग अलग अवस्था में देखेंगे कि बाल्यावस्था आपकी, ठीक है, किशोरावस्था एडोलसेंस में, ठीक है, प्री चाइल्डहुड एंड पोस्ट चाइल्डहुड में देखते हैं। सबसे पहले प्री चाइल्डहुड यह वह अवस्था होती है जब बच्चा बहुत छोटा होता है, तब वह सिर्फ अपने भाई बहन को ही अपना फ्रेंड मानता है। परंतु जब वह 3-4 साल का हो जाता है तो बच्चा अपने पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है और स्कूल के छात्रों को अपना फ्रेंड समझने लगता है। इसमें लड़के तथा लड़कियां एक साथ खेलना पसंद करते हैं। जो आपकी प्री चाइल्डहुड है उसमें लड़के और लड़कियां दोनों एक साथ खेलना पसंद करते हैं। उसके बाद आती है पोस्ट चाइल्डहुड। इसमें क्या है बच्चों के जितने भी फ्रेंड हैं उनकी संख्या और बढ़ जाती है और अपनी आयु के बच्चों के साथ उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। ठीक है, अब है इसमें लड़के मित्र बनते हैं और लड़कियां मित्रता करते हैं, यानी कि लड़कों के फ्रेंड लड़के ही हो जाते हैं और लड़कियों की फ्रेंड लड़कियां ही बन जाती हैं। ठीक है, पहले जो प्री चाइल्डहुड थी उसमें तो दोनों एक साथ खेलते थे, उनको फर्क नहीं समझ में आ रहा था। अब क्या है भाई, लड़कों के फ्रेंड लड़के हो जाते हैं और लड़कियों की फ्रेंड लड़कियां हो जाती है। अब आगे आती है एडोलसेंस। एडोलसेंस वाली अवस्था में बच्चे अपनी फ्रेंड्स अपनी समान रुचि वालों के साथ बनाते हैं। ठीक है, अब तक तो क्या था बाल्यावस्था में तो जो उसकी क्लासमेट थे जितने भी लड़के थे सारे ही फ्रेंड थे। अब क्या है उनके जैसे इंटरेस्ट वाले बच्चे ही उनके फ्रेंड बनते हैं। ठीक है, अधिकांश समय वह अपने फ्रेंड के साथ बिताते हैं और अपने ग्रुप के प्रति हमेशा शक्ति भाव दिखाते हैं। किशोर बालक क्या है अपोजिट जेंडर सेक्स के सदस्यों के साथ मित्रता बढ़ाता है और बाल्यकाल से जैसे जैसे बच्चा किशोरावस्था और फिर आपका क्या है एडोलसेंस से
फिर एडल्टहुड की ओर बढ़ता है तो उसके मित्रों की संख्या में भी क्या है चेंज होता जाता है, और यह क्या है आपके कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे रुचियों में समानता। अब एडोलेसेंस में आ जाते हैं, बच्चे का फ्रेंड वही बनेगा जिनके इंटरेस्ट एक समान है। दूसरा एडजस्टमेंट, जो ऐसे बालक जो जल्दी इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट कर पाते हैं उसके मित्रों की संख्या ज्यादा होती है, जो जल्दी एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं उसके मित्रों की संख्या कम हो जाती है। जैसे इसमें आपका इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी भी आ जाते हैं। जो एक्सट्रोवर्ट बच्चे होते हैं उनके फ्रेंड ज्यादा होते हैं, जो इंट्रोवर्ट होते हैं उसके फ्रेंड्स कम होते हैं। अब है भाई आपकी यौन की समानता, लड़के लड़के मित्रता तथा लड़कियां लड़कियों के समूह में रहना पसंद करती है, परंतु ऐसा हम सिर्फ उत्तर बाल्यकाल अवस्था में देखते हैं, परंतु एडोलसेंस में वह आपके क्या है अपोजिट सेक्स की तरफ क्या होते हैं आकर्षित होते हैं। सहानुभूति और क्या है ये भी देखा गया है कि बच्चों में क्या होती है अंडरस्टैंडिंग का गुण होता है एक दूसरे के प्रति, अपने मित्रों की संख्या भी अधिक, और उनके जो बच्चे क्या सहानुभूति रखते हैं अपने फ्रेंड्स के प्रति क्या है सहानुभूति रखते हैं तो उसके फ्रेंड्स की संख्या भी अधिक होती है। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बता दिया है। और बुद्धि की समानता, उच्च बुद्धि वाले बालकों के फ्रेंड हमेशा प्रतिभाशाली बच्चे ही होते हैं और मित्रता बनाना पसंद करते हैं। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट बच्चे को ही अपना फ्रेंड बनाएंगे, जो बेचारा बिल्कुल काम नहीं करता उसको फ्रेंड नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब पीयर ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारा मेन टॉपिक क्या है पीयर ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चों की डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में उसका जो पीयर ग्रुप है उसका भी प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक अवस्था में बच्चे की क्या होती है, प्रत्येक अवस्था में बच्चे को क्या फ्रेंड्स की जरूरत होती है, चाहे आपका वो चाइल्डहुड हो, आपका एडोलसेंस हो, चाहे आपका एडल्टहुड हो, या फिर आप बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हो, तब भी क्या होते हैं हमारे फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, तो हर अवस्था में हमारे साथियों का अलग अलग प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है जो उनके डेवलपमेंट और एडजस्टमेंट पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जो एडोलसेंस है वे धीरे धीरे अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों से दूर होना शुरू हो जाते हैं और अपना अधिकांश समय अपने फ्रेंड्स के साथ बिताते हैं, मित्र मंडली के साथ बिताना चाहते हैं और अपने समूह के आदर्शों और मान्यताओं की बहुत सम्मान करते हैं, उनके हृदय में शक्ति की भावना को प्रकट करते हैं। पीयर ग्रुप को बनाए रखने के लिए वह वही करना चाहते हैं जो उसके साथियों को अच्छा लगता है। अतः बच्चों का उनके साथियों पर बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। देखिए भाई क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। एडोलसेंस को अपने मित्रों के साथ अच्छे संबंध है तो वह पारिवारिक संबंधों के प्रति भी उसका क्या है पॉजिटिव दृष्टिकोण रहेगा। अगर बच्चे का जो फ्रेंड सर्कल है अच्छा है, फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो बच्चे का क्या है पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। दूसरा, जिन बच्चों के अधिक फ्रेंड होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट देखे गए हैं, वह बच्चे जिन्हें अपने फ्रेंड्स में हर समय सहयोग मिलता है तो उस बच्चे के अंदर भी क्या है सहायता का गुण उसके अंदर बन जाता है। यानी कि जो आपका पीयर ग्रुप है ना उसके आपके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ रहे हैं और नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ रहे हैं। वो बोलते हैं ना जैसी संगति बैठ लेते सो ही फल पात, कि बच्चा जैसी संगति में बैठेगा उसके अगर गुण भी वैसे ही विकसित होंगे। एक ग्रुप ऐसा है जो हमेशा दूसरे बच्चों की हेल्प करता है तो बच्चे भी बाकी सारे बच्चे वैसे ही बातें सीखेंगे। एक ग्रुप ऐसा है जो कि हमेशा शैतानियां करता रहता है तो उस ग्रुप के बच्चे भी शैतानी करना ही सीख जाएंगे, चाहे बिल्कुल अच्छा बच्चा उनके साथ शामिल क्यों न हो जाए। तो बच्चों की परफॉर्मेंस से अच्छा देखा गया है उनके फ्रेंड्स उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों की प्रशंसा करते हैं जिसका समर्थन नहीं करते, उनका निष्पादन अच्छा नहीं रहता। अब मान लीजिए एक फ्रेंड्स ग्रुप में क्या है एक अपने फ्रेंड्स की परफॉर्मेंस को अच्छा मानते हैं, उनको अप्रेज करते हाँ भाई तू कर सकता है तो बच्चा क्या उस काम को कर देगा। और एक ग्रुप ऐसा है जिसमें बच्चे को ना भाई क्या करेगा तू नहीं कर सकता इसको, अगर हम नेगेटिविटी देखते हैं उसको तो बच्चा वो नहीं कर पाता। तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह का इफेक्ट पड़ता है। पेरेंट्स का जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है और बच्चे भी उसी के अनुसार अपने फ्रेंड्स से भी बिहेवियर करते हैं। यदि पेरेंट्स नियम और आदेश को लेकर अधिक कठोर हैं तो बच्चे भी अपने मित्रों के साथ जल्दी से एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। आगे बताया गया है यदि कोई आपका अल्प बुद्धि या कमजोर बालक किसी प्रतिभावान बच्चे के साथ रहता है तो किसी प्रतिभावान यानी कि किसी इंटेलिजेंट बच्चे के साथ रहता है तो वह भी उसके इंटेलिजेंसी की दोनों ही प्रतिभा बहुत अंतर होता है, परंतु फिर भी वह कोशिश करता है कि वह उसकी तरह बन जाए। मान लीजिए एक इंटेलिजेंट बच्चा है फ्रेंड और उसका दूसरा जो फ्रेंड है वो बिल्कुल एवरेज है या बिल्कुल एवरेज से भी नीचे है, तो वह अपने फ्रेंड की संगत में रहकर वो भी ये सोचेगा हाँ भाई मैं भी कर सकता हूँ, जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वह अपने फ्रेंड्स को देखकर उसकी इंटेलिजेंस को देखकर वह भी कोशिश करता है अपना और अच्छा काम करने की। मित्रों के माध्यम से क्या होता है, एक तो क्या है फ्रेंड्स के माध्यम से जो स्ट्रेस
लेवल है वो कम हो जाता है। किशोर अपनी हर बात अपने अच्छे मित्र को हर तरह की परेशानी उसके साथ बांटते हैं, तो उसका क्या है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। जिन बच्चों के मित्र अधिक होते हैं उनके अंदर क्या है, आत्मसम्मान पैदा हो जाता है। तो ये था बच्चों के ऊपर पीयर ग्रुप के इफेक्ट। ठीक है, तो क्या है, हमारे कुछ पॉजिटिव इफेक्ट पड़ते हैं बच्चे के ऊपर और कुछ क्या है बच्चे के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। उसके बाद आता है आपका चाइल्ड रिलेटेड विद टीचर, अध्यापक के साथ बच्चों के संबंध। अध्यापक के साथ कैसे हैं भाई, जो टीचर है, टीचर की पर्सनैलिटी, टीचर का बिहेवियर और टीचर के कैसे रिलेशन है बच्चे की क्या है, जो एजुकेशनल अचीवमेंट है उसकी डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। एक टीचर का क्लास में कैसा बिहेवियर है, अगर टीचर का बिहेवियर सॉफ्ट है तो बच्चे क्या है, इजिली क्वेश्चनिंग कर सकते हैं अपने टीचर से। अगर टीचर आपका बिल्कुल सख्त है, किसी बात को पूछने पर ही गुस्सा करता है, तो बच्चे क्या है, आपको ये पता है कि अगर हमने दोबारा से पूछ लिया ना टीचर तो इतना गुस्सा करेगा, तो कुछ बच्चे डर के मारे पूछते ही हैं। तो जो एक टीचर होता है उसका भी हमारे एक बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एक बच्चा क्या है, बिल्कुल अच्छे, एक टीचर बिल्कुल सॉफ्टली बच्चे को बता रहा है तो बच्चा अपनी इजीली प्रॉब्लम भी उसको बता सकता है। ठीक है, तो जो शिक्षक है अपने आप में ये बात उसकी टीचिंग शैली, उसके बिहेवियर को प्रकट करती है। टीचर तथा चिल्ड्रन के बीच में संबंध कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। जैसे जो हमारी माँ है उसको हमारी प्रथम शिक्षिका माना गया है, यानी कि बच्चे की पहली टीचर क्या होती है, उसकी मदर होती है। वह बचपन में जो संस्कार, जो आदतें अपने बच्चे को देती है, आगे चलकर उसकी पर्सनैलिटी भी वैसी ही निर्धारित हो जाती है। और प्रारंभिक अवस्था में जो हमारी टीचर है वह भी एक माँ के रूप में तथा बालक का संबंध स्नेहपूर्ण होता है। परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वह स्कूल जाना शुरू कर देता है, वह अन्य अध्यापकों से मिलता है तो उनकी पर्सनैलिटी से प्रभावित होकर उनके साथ संबंध बनाता है। टीचर और जो हमारा चाइल्ड है संबंध इस बात पर निर्भर करता है कि एक टीचर अपने बच्चे की इंटरेस्ट को समझता है तथा अपनी टीचिंग स्टाइल है उसी के अकॉर्डिंग अपनाता है, जिससे बच्चा क्या है, पढ़ाई में अधिक इंटरेस्ट ले सके। तो इस तरह एक बच्चे को कोई भी समस्या जिसे वह अपने पढ़ाई या कक्षा में क्या है सामना कर रहा है तो वह निसंकोच अपने टीचर को बता सकता है। ठीक है, अगर उसकी टीचर सॉफ्टली उससे बात कर रहा है या कर रही है तो बच्चा इजीली अपनी प्रॉब्लम्स को वहां पर बता सकता है। आगे है अध्यापक बालक के संबंध में महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट। क्या बताया गया है, एक टीचर को अपनी पर्सनैलिटी ऐसे प्रस्तुत करनी चाहिए कि बच्चे क्या है उससे अफेक्ट हो और वह उसको अपना क्या है आइडल के रूप में देखे। ठीक है, टीचर ऐसा होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे उसको अपना आदर्श माने। एक टीचर को चाहिए कि वह अपने जो सब्जेक्ट मैटर है उसको अपने बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार ही रखें। एक टीचर को चाहिए कि कक्षा में समय यानी कि बात या गप्पे न लगाए, कक्षा का समय व्यर्थ न करें। ठीक है, इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट ना करके क्या है अपनी उसके ऊपर ही रहे, फोकस अपनी पढ़ाई के ऊपर रहे। एक अध्यापक को चाहिए कि वह किसी धर्म या जाति के विरुद्ध कक्षा में कोई बात ना कहे। ठीक है, क्योंकि एक क्लास जो होती है उसमें सारे धर्मों के बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक धर्म के ऊपर कटाक्ष ना करे और ना ही किसी एक धर्म को ज्यादा बढ़ावा दे। एक टीचर को चाहिए कि बच्चों के साथ क्या है वह फ्रेंडली बिहेवियर करे। आगे बताया गया है कोई भी समस्या लेकर आता है तो उसकी समस्या को सुने और उसका हल निकाले। और एक टीचर को चाहिए कि वह किसी भी विषय को बालक को तब तक समझाए जब तक कि उसको समझ में ना आ जाए। बच्चा एक बार लेके आता, बच्चे को नहीं समझ में आता, आप दोबारा समझा दीजिए, दोबारा समझ में नहीं आता, तीसरी बार समझा दी, यानी कि जब तक बच्चे को समझ में नहीं आ जाता आपको समझाना चाहिए। इस तरह एक बालक भी अध्यापक से प्रश्न पूछे तो उन्हें टीचर को क्या गुस्सा नहीं करना है, उसको भी रिस्पेक्ट देनी है। कक्षा में समय पर अवश्य और गृह कार्य भी करके आए। ठीक है, क्लास में टाइम से आए। आगे क्या है, अध्यापक के विषय में रुचि। अब दूसरा क्या है, विद्यार्थियों को अध्यापक के विषय में रुचि लेनी चाहिए। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो खाली एक टीचर के बिहेवियर से नहीं फर्क पड़ेगा, बच्चे को भी क्या है उसके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना चाहिए। और स्टूडेंट को चाहिए कि जो उसके टीचर के अनुसार में कक्षा में उचित बिहेवियर करे। ये नहीं कि क्लास में से टीचर चला गया तो आपको क्लास सिर पे उठा लेनी है। ठीक है, तो ये कुछ मोरल बच्चों की ऊपर भी डिपेंड करते हैं। आगे क्या है, बच्चे को एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपने आप को एक आज्ञाकारी शिष्य के रूप में प्रस्तुत करे। एक अध्यापक को चाहिए कि बालकों के साथ पक्षपात ना करें। तो ये सारी बातें आपको
रोल टीचर का और एक स्टूडेंट के बीच क्या रिलेशन है वो दिखाती है, परंतु यह संबंध निष्पक्ष होना चाहिए। अध्यापक को खुश करने के लिए कोई कीमती उपहार ना दिए जाएं, लेकिन समर्थित चिन्ह जरूर दिए जा सकते हैं। अध्यापकों को विशेष बनने की कोशिश ना की जाए, बल्कि अपने आत्म सम्मान को बनाए रखा जाए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, उनके बीच में रिलेशन को बताया गया है और टीचर को भी क्या है, सबके साथ निष्पक्ष रूप से व्यवहार करना है, सब बच्चों को एक समान मानना है। ठीक है, तो ये था आपका रिलेशनशिप बिटवीन चिल्ड्रन एंड टीचर। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। अब अगला जो टॉपिक है आपका वो है डिफाइन द कल्चर एंड इट्स एलिमेंट। संस्कृति को परिभाषित कीजिए और इसके तत्व बताइए। डिफाइन द स्कूल कल्चर, इसमें आ जाएगा आपका सबसे पहले कल्चर दे रखा है और उसके बाद स्कूल कल्चर। तो आपको क्या है, स्कूल कल्चर वाला और ये कल्चर वाला पढ़ के आना है टॉपिक। ठीक है बेटा, पढ़ के आ जाओगे ना? जी यस मिस। मैम। हाँ ठीक जी है, मैम। तो ये क्वेश्चन पढ़ के आपको डिफाइन द कल्चर एंड इट्स एलिमेंट, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखा है स्कूल कल्चर के बारे में, ये आपको पढ़ के आना है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर मैं यही टॉपिक पढ़ाऊंगी, अगर प्रॉब्लम नहीं हुई तो फिर मैं नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी। तो प्लीज सबको ना पढ़ के जरूर आना। मैम ओके, ये बुक तो आज का मैम ये बुक हाँ कंप्लीट हो जी बेटा जाएगी बोलो। तो पेपर 3 स्टार्ट करवाओगे? हाँ जी, ये बुक कंप्लीट होती है मैं पेपर 3 उठाऊंगी। तो जैसे हमारे एग्जाम्स होंगे तो पहले पेपर 1 का एग्जाम होगा, उसके बाद 3rd होगा या बाद 2nd होगा? सेकंड होगा, 2nd होगा। सेकंड ठीक होएगा बेटा। ठीक है मैम। वो तो मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ ना, क्योंकि मैंने पहले 3rd पेपर पढ़ा रखा है, तो जल्दी कवर हो जाएगा हमारा। ठीक है, और मैम जैसे हम लोगों ने इजीली। अब हर स्टूडेंट ने अलग अलग टीचिंग सब्जेक्ट लिया होगा, तो फिर उसकी क्लासेस हाँ हमें जी, कौन देगा? आप दोगे या कोई और टीचर अरेंज होंगे उसके लिए? भाई देखो सारे सब्जेक्ट तो मैं नहीं करवा सकती ना, क्योंकि मैं तो देखो कॉमर्स की हूँ। मेन तो क्या है तुम्हारा, बस ज्यादा डिफरेंस नहीं है आपके सब्जेक्ट्स के अंदर। अब देखो साइंस का मुझे बिल्कुल नहीं पता भाई, क्योंकि मुझे तो पहले ही 10th से ही डर लगता था साइंस में, तो अच्छा मैम, मेरे पास साइंस का तो साइंस मैं है। अच्छा, आपका सब्जेक्ट ही साइंस है। भाई देखो, अब जो मुझे नई नॉलेज उसको तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगी, तो उसके लिए तो ये देखेंगे कोई और टीचर कराएगा, मैं सारे ठीक है सब्जेक्ट थोड़ी मैम। ना करवा पाऊंगी। ओके मैम। अब ये जो कॉमन सब्जेक्ट तो भाई हमने पढ़े हुए हैं। मेरे टीचिंग सब्जेक्ट हैं भाई कॉमर्स और इकोनॉमिक्स। ज्यादा करें तो एसएसटी भी सेम ऐसा ही है, एसएसटी भी ये लगा लो हम पढ़ चुके हैं। मैम तो कॉमर्स आप पढ़ा दीजिए। हाँ, कॉमर्स में करवा दूंगी, कॉमर्स में कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश भी मैं नहीं पढ़ाऊंगी ना, मैं साइंस पढ़ाऊंगी भाई, ना मुझे इंग्लिश का सब्जेक्ट आता, क्योंकि 10th में छूट गई थी, उसके बाद पता ही नहीं क्या उसमें क्या नहीं है। और मैम ऐसा ही मेरे पास साइंस का हो यही रखा दोनों है। सब्जेक्ट है, इंग्लिश और साइंस। अच्छा, ना भाई, ना मैं इंग्लिश पढ़ाऊँ ना मैं साइंस पढ़ाऊँ, मैं जो चीज आती ही नहीं है उसमें क्यों पैर फंसाने। ऑलमोस्ट बच्चों का क्या मैम है, किसी का हिंदी एसएसटी होगा। हाँ जी बेटे। मैम मैंने ये पूछना था कि ना ये हमारे एग्जाम कितने दिन में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो फिर मुझे लीव्स वगैरह का अप्लाई करना होता है, तो इसलिए। बेटा आपके एग्जाम ज्यादा दिन नहीं लेते, 10-15 दिन में खत्म हो जाते हैं। 10-15 एक दिन दो ना? तो छुट्टी तो मिलती है सर। हाँ जी मैम, एक ठीक है। एक किसी पेपर में एक मिल जाएगी, किसी में 2 मिल जाएगी। हाँ मतलब 10-12 दिन तो मैक्सिमम है ना? ठीक है। हाँ जी, ठीक है मैम, तो थैंक यू। ज्यादा दूर के बच्चे हैं उनको तो ज्यादा दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। जो दिल्ली से है उनका तो यही अपना हो जाएगा, ज्यादा दूर नहीं है रोहतक। मैं तो आउट ऑफ टाउन ही हूँ, हाँ दिल्ली से। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा था, सेपरेशन वाला टॉपिक पढ़ा था, वुमेन वाला टॉपिक पढ़ा था, क्रच वाला टॉपिक पढ़ा था,
और क्या क्या पढ़ा था हमने, ऑर्फोनेज वाला टॉपिक पढ़ा था, पीयर ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ता है ये वाला टॉपिक हमने पढ़ा है, और टीचर का और एक स्टूडेंट का क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन होना चाहिए, ये वाला टॉपिक पढ़ा था। और कल आपको घर से पढ़ के आना है स्कूल कल्चर के ऊपर, क्योंकि जो इजी टॉपिक है वो तो बेटा आप पढ़ सकते हो, मैंने क्या कुछ समझाया थोड़ी ना है। आज वाले टॉपिक में मैंने कुछ नहीं समझाया, जस्ट मैंने बुक की रीडिंग करके बताई आपको। ये तो अपना इजी सा ही रह गया, समझने वाली तो आपकी थ्योरीज थी। किसी को कोई प्रॉब्लम? पूछना है, नहीं पूछना तो फिर मैं नहीं करूँ, पूछना हो तो कोई पूछ सकता है। यस मैम, मैंने एक चीज पूछनी है। हाँ जी। मैम आपने ना इंग्लिश मीडियम वाली बुक में क्वेश्चन नंबर 17 ना आपने एक दिन घर से बोला था पढ़ने के लिए, तो मैंने ये पढ़ा, इसमें एक पॉइंट ना मुझे समझ में नहीं आया। कौन सा पेज नंबर बोलते थे? 194 इंग्लिश मीडियम। 194। यस मैम, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग ये बताते हैं कि हमारे सीखने के क्या क्या सिद्धांत हैं। एक तो सबसे पहले सीखने के लिए रेडीनेस, तैयार होना चाहिए। अगर आप सीखने के लिए तैयार होना तभी आप सीख पाओगे। मैं जबरदस्ती अपनी क्लास में मैं आपको बिठा सकती हूँ लेकिन मैं सिखा नहीं सकती। तो जो प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल ये बोलता है कि हमें पहले क्या होना चाहिए, रेडी होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। दूसरा बताया है इसने एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जो चीज बताई है उसकी आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज आप अपने आप सीख जाओगे। एक बार मैंने क्लास में बता दिया, 2 बार आपने पढ़ लिया तो वो चीज क्या है, आप सीख गई, आपको समझ में आ गई। आगे बताया गया था इफेक्ट है, इफेक्ट बताया गया है कि एक स्टूडेंट के प्रभाव का नहीं। हाँ जी बेटे बोलो। इंटेंसिटी वाला नहीं समझ में आया, बाकी सारे आ गए हैं समझ, वो मैंने पढ़ लिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। 6 पॉइंट बस मैम। Recency बताया गया है, the principle of recency state that things most recently learned are best remembered. मैम 6 पॉइंट। Conversely, the future